हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मेरा नाम अरविंद कुमार है और एक बार फिर से आप सभी का आप ही के पसंदीदा यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से एक बार सिविक्स की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्योंकि आज हम लोग बिल्कुल भी सिविक्स पढ़ने वाले हैं और क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें हम लोग वन शॉट पूरा का पूरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, इस चैप्टर को वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला टॉपिक चलिए बिना समय को लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सत्ता में साझेदारी। सत्ता का मतलब क्या होता है बच्चों? सरकार होता है। और साझेदारी का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। हिस्सेदारी होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यानी सरकार में हिस्सेदारी को क्या कहते हैं? सत्ता में साझेदारी कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है सत्ता में साझेदारी से आप समझते क्या है? तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि सत्ता में साझेदारी कहा जा रहा है कि सत्ता में साझेदारी का अर्थ है शासन की शक्तियों को समाज के विभिन्न वर्गों, संस्थाओं और राजनीतिक समूहों के बीच बांटना। बस वही तो हिस्सेदारी कहलाता है कि नहीं? और हम उसी को क्या कहते हैं बाबू? हिस्सेदारी कहते हैं। और यहाँ पे देखे तो आप कह सकते हैं बांटना, ताकि सभी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी मिल सके। क्या मिल सके? निर्णय लेने की भागीदारी, प्रक्रिया में भागीदारी मिल सके। और यहाँ पे कह रहा है मुख्य उद्देश्य इसका क्या होता है? तो समान भागीदारी प्लस में सामाजिक समन्वय। समन्वय का मतलब होता है मेरे बच्चे तालमेल। क्या होता है? तालमेल। जिसको यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक शासन। और ये कुल मिलाकर के होता है क्या? इसी को हम लोग कहते हैं सत्ता में साझेदारी। ठीक है ना? आइए मेरे बच्चे आगे पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या कर रहा है? अगला पॉइंट है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख रूप को हम लोग समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी किसके किसके बीच हो सकता है। तो प्यारे बच्चों आइए यहाँ पे हम बताते हैं सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी हो सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में सत्ता की साझेदारी हो सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी हो सकता है। और उसके बाद पॉइंट क्या है? तो उसके बाद मेरे बच्चे पॉइंट है कि राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलन के बीच सत्ता की साझेदारी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे आइए आगे पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला हम लोग का जो भी पॉइंट होगा, सबसे पहला पॉइंट होगा, उसके बाद ये दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो यहाँ पे समझते हैं सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी। ठीक है ना? मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे समझेंगे कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी कैसे होता है। तो यहाँ पे समझिएगा बिल्कुल भी प्यार से कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन किया जाता है, जिसको सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी कहते हैं। और ये सत्ता की साझेदारी कैसे होता है? तो इसे जो है तीन पार्ट्स में बांटा जाता है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और यहाँ पे विधायिका का काम क्या होता है? तो यह कानून को बनाने का काम करती है। न्यायपालिका को देखे तो कानून को लागू करती है। और यहाँ पे न्यायपालिका को देखे तो न्याय करती है। समझ में आ रहा है? यह देखरेख, कानून की देखरेख करने का काम करती है। क्या करती है? तो कानून की देखरेख करने का काम करती है। और इसका अगर देखा जाए तो तीनों का तीनों पावर क्या होता है? यहाँ पे तीनों के तीनों का पावर बराबर होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे इसे कहते हैं क्षैतिज, क्षैतिज, इसे क्षैतिज सत्ता विभाजन कहा जाता है। क्षैतिज का मतलब समझ रहे हैं? ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा होता है, क्षैतिज का मतलब बेड़ होता है। इसका मतलब कि इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ये हो गया आपको समझिए कि विधायिका, और ये हो गया आपको कार्यपालिका, और ये हो गया न्यायपालिका। किसी का पावर उच्च नहीं है, सबके सबका पावर क्षैतिज है। इसलिए इस सत्ता विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्षैतिज, क्षैतिज सत्ता विभाजन कहा जाता है। तो इससे पहले दूसरा पॉइंट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पहले पॉइंट में ही एक और टॉपिक आपको हम बता दें कि क्षैतिज सत्ता विभाजन क्या है। तो प्यारे बच्चे, जब शासन की शक्ति को सरकार के एक ही स्तर पर, एक ही स्तर पर, किसी का भी लेवल इसमें उच्च नहीं है, तो एक ही स्तर पर, एक ही स्तर पर
क्या किया जाता है, मौजूद विभिन्न अंगों के बीच बांटा जाता है, तो इसे क्षैतिज सत्ता विभाजन कहते हैं। क्षैतिज सत्ता विभाजन कहते हैं। यानी कि पावर किसी का ज्यादा हाईएस्ट नहीं है, ना ही किसी का पावर लो है। यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसलिए क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे, ऐसे किसी का पावर ज्यादा नहीं है। अगर इसी को ऊर्ध्वाधर कह दें तो यहाँ सबसे हाई पावर वाला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे करके इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन। समझ में आ रहा है। तो चलो बच्चों, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि सभी लोग क्षैतिज सत्ता विभाजन क्या है समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट की तरफ, अच्छा एक मिनट, हाँ, इसमें प्रत्येक अंग दूसरे अंगों पर नियंत्रण पर संतुलन रखता है। प्रत्येक एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है कि तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं सर। क्योंकि आप कुछ करते हैं ना, तो हम आपको जो है नियंत्रण कर सकते हैं, आप पर नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला पॉइंट को देखें जरा, ये दूसरा पॉइंट है। कह रहा है कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो कह रहा है कि सत्ता को सरकार के अलग अलग स्तरों के बीच बांटा जाता है, और ये हो गया ऊर्ध्वाधर विभाजन। देखिए, सबसे बड़ा केंद्र सरकार होता है, उसके बाद यहाँ पर राज्य सरकार होता है कि नहीं, और उसके बाद यहाँ पे स्थानीय सरकार होता है। सबसे यह हाई पावर है, नंबर 1 होता है, और ये नंबर 2 पे होता है, और इसका पावर होता है नंबर 3 पर। क्या होता है बाबू, नंबर 3 पर जो है इसका पावर होता है, ध्यान रखिएगा। और इसे ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन कहा जाता है। सिंपल है, अभी अभी बताए थे इसके बारे में। क्या बताओ, आगे बढ़ जाए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरा के बाद हम लोग तीसरा देखेंगे। फिलहाल इसके बारे में समझते हैं, ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन क्या है। तो जब शासन की शक्ति को केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार जैसे विभिन्न स्तरों के बीच बांटा जाता है। समान स्तर नहीं, विभिन्न स्तरों के बीच बांटा जाता है। यानी एक का स्तर बहुत ऊंचा है, दूसरे का थोड़ा सा नीचे है, तीसरे का सबसे नीचे है। इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर विभाजन। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन कहते हैं। जैसे भारत की संघीय शासन व्यवस्था, उच्च में रहता है प्रधानमंत्री, उसके नीचे रहता है राज्य मंत्री, उसके नीचे रहता है क्या, जो भी स्थानीय सरकार है, मुखिया वगैरह, विधायक, सांसद वगैरह हो गए, ये सब होते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हो गया आपको पीएम, यहाँ पे हो गया आपको सीएम, और यहाँ पे हो गया मान लेते हैं विधायक, यहाँ पे विधायक हो गए, थोड़ा देर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है इससे ज्यादा पावर इसका है, इससे ज्यादा पावर इसका है, इसे ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन कहते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। यानी हम कह सकते हैं कि समाज के विभिन्न धार्मिक, भाषाई, जातीय और कमजोर समूहों को शासन में उचित प्रतिनिधित्व देना सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर समाज के हिसाब से समाज के समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं, जैसे भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, यानी प्रतिनिधि, जैसे होता है ना कि कभी कभी होता है कि कोई चुनाव होता है तो सीट जनरल हो गया है ना, तो उसमें सत्ता विभाजन जो है ना हम समाज के हिसाब से करते हैं। इसलिए इसे कह सकते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे जो है पॉइंट को समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। अगला पॉइंट इसमें है कि तीसरा के बाद चौथा पॉइंट है कि राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। राजनीतिक दल जैसे आरजेडी हो गए, आपको जो है बीजेपी हो गए, ओ कौन कौन एलजेपी हो गए, बहुत सारे सत्ता में जो है दल होते हैं। उस दल को हम कह सकते हैं, कभी कभी 2 दल मिल करके और चुनाव लड़ते हैं। कभी कभी होता है ये कि 3 दल मिल करके चुनाव लड़ करके अपना एक पार्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, लोकतंत्र में सत्ता विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चुनाव और गठबंधन के माध्यम से साझा हो सकती है। कई दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें राय मसौदा हो वो मिल करके चुनाव लड़ सकते हैं। आगे कह रहा है कि जब कोई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे अभी बीजेपी मिला हुआ है, बीजेपी मिलकर के और यहाँ पे वो एनडीए मिलकर के सरकार बना था इस साल, तो हम कह सकते हैं कि वह जो है गठबंधन सरकार है। गठबंधन गठबंधन सरकार है, और ये बिहार में बनाया गया था, बिहार में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। जैसे गठबंधन सरकार में शामिल सभी दल सरकार के निर्णयों में भाग लेते हैं, और गठबंधन जब भी सरकार जीत गई और ये दोनों गठबंधन बना करके और अपना क्या बनाया, सरकार बना लिया, तो दोनों का दबदबा चलता है एक किसी काम पर।
ठीक है, दोनों का निर्णय लिया जाता है किसी भी कार्य में, ध्यान रखिएगा चीजों का। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है दबाव समूह क्या है। तो बच्चे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो स्वयं सरकार बनाने का प्रयास किए बिना सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए कि विपक्षी कोई भी दल होता है, एक सरकार बना लिया है और एक का सरकार नहीं बन पाया है, तो वह क्या करता है बच्चे, तो वह करता है ये कि उस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। विपक्षी क्या करता है, दबाव बनाने की कोशिश करता है, जैसे किसान संगठन, मजदूर संगठन, व्यापारिक संगठन, ये बना करके एक संगठन बनाते हैं। जैसे किसान लोग एक संगठन बना ले, मजदूर लोग बना ले, व्यापारी लोग बना ले और ये संगठन बनाने के बाद में करते क्या है कि सरकार के किसी भी निर्णय पर दबाव डालते हैं, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, दबाव समूह कहते हैं। आंदोलन जगह जगह हो रहे हैं, जाके देखिए अभी पटना में छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया, पूरा भयानक, जिसको प्रोटेस्ट कहते हैं, और वह जो है एक तरह से कह सकते हैं कि दबाव समूह है, छात्रों का दबाव समूह है। समझ में आ रहा है, जो सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हो उसे ही तो दबाव समूह कहते हैं, है कि नहीं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, पॉइंट को समझते हैं हम लोग यहाँ पर, कि अब समझेंगे हम लोग बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी। कहां पर, तो बेल्जियम एक जगह का नाम है, और वहां की सत्ता की साझेदारी के बारे में हम बात करें तो यहां पे देखेंगे मेरे बच्चे, रहने दीजिए थोड़ा सा बैक करके, ठीक है। चलिए बच्चों, तो वहां की सत्ता की साझेदारी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेल्जियम में मुख्य रूप से 3 भाषाई समुदाय है। बेल्जियम में मुख्य रूप से 3 भाषाई समुदाय है। समुदाय का मतलब तो समूह होता है। क्या होता है बाबू, समूह, समूह होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर डच भाषी है, फ्रेंच भाषी है और जर्मन भाषी है। डच भाषी, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी। कहां पर, तो बेल्जियम की बात की जा रही है। तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी, यहां पे कहा जा रहा है कि बेल्जियम में मुख्य रूप से 3 भाषाई समुदाय है। सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहले है डच भाषी, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी, यानी कि 3 भाषा के लोग वहां पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं अगला पॉइंट की, तो इन समुदायों के बीच भाषाई और राजनीतिक तनाव था। इन समुदायों के बीच भाषाई और राजनीतिक तनाव था। और अगला यहाँ पे देखिए तो क्या है, तो बेल्जियम ने सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था अपनाकर इस समस्या का समाधान किया। किस समस्या का समाधान किया, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डच भाषी, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी, ये 3 भाषा के रूप में क्या किया गया है कि सत्ता की साझेदारी की गई है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन समुदायों के बीच भाषाई और राजनीतिक तनाव था। भाषा से राजनीतिक तनाव था, और इसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेल्जियम ने सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था अपनाकर और इस समस्या का समाधान किया कि भाषाई और राजनीतिक तनाव को कम किया जा सके। समझ में आ रहा है, चलिए क्लियर है। आगे बढ़े प्यारे बच्चे, सामुदायिक सरकार के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। सामुदायिक, सामुदायिक, समुदाय का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि सरकार होता है, सॉरी, समुदाय का मतलब समूह होता है। क्या होता है, समूह होता है बच्चों। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह रहा है कि सामूहिक सरकार या फिर सामुदायिक सरकार, दोनों सेम पॉइंट है यहाँ पर। और यहाँ पे समझिएगा कि सामुदायिक सरकार ऐसी सरकार है जिसका चुनाव किसी विशेष भाषाई समुदाय के लोग करते हैं। विशेष भाषाई समुदाय के लोग करते हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा चीजों का, आ जाओ यहाँ आते हैं, चलो क्लियर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समुदाय के लोग करते हैं, जैसे यह सरकार मुख्य रूप से भाषा, संस्कृति, शिक्षा, तीनों को ऐड करके से जुड़े मामलों में निर्णय लेती है। उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार कहते हैं, यानी कि एक अलग समूह बना करके, और जैसे होता है ना कि छात्र संघ का समूह, छात्र संघ अध्यक्ष कोई होता है और केवल छात्र के लिए ही वह कोई कदम उठा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे कि सामुदायिक सरकार है। यह क्या है, सामुदायिक सरकार है, ठीक है। अब आते हैं बच्चे अगला पॉइंट की तरफ रुख करते हैं। श्रीलंका में जातीय समस्या। श्रीलंका में जातीय समस्या, ये जातीय समस्या तो सबसे ज्यादा अभी बिहार में है, लेकिन श्रीलंका के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि श्रीलंका में मुख्य रूप से 2 प्रमुख समुदाय थे। श्रीलंका में, अब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि रावण वाला राक्षस राज थे और
एक राम वाला यहाँ पे गुरुकुल वाला ये राज ऐसे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे समझेंगे कि श्रीलंका में मुख्य रूप से दो प्रमुख समुदाय थे। एक था सिंहली, ये बहुसंख्यक थे, इसकी संख्या अधिक थी। बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है? संख्या अधिक। और ये तमिल, जिसकी संख्या कम थी। अल्पसंख्यक माने कम संख्या, और बहुसंख्यक माने क्या होता है? अधिक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंहली नेताओं ने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे तमिल समुदाय के हितों की उपेक्षा हुई। क्या हुई? तो तमिल तमिल समुदाय के हितों की उपेक्षा हुई। उपेक्षा का मतलब होता है ना कि उसकी हिनाई समझते हैं, निचापन समझते हैं, वही हुई। ठीक है, और सिंहली नेताओं ने ऐसी नीतियां अपनाई, यानी कि सिंहली लोग यहाँ पर क्या थे? अधिक थे, तो ये लोग अपना कोई भी नीति अपना सकते हैं, लेकिन ये तमिल लोग कम थे। तो जिनका संख्या कम होता है ना, उनका कोई वश नहीं चलता है, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे कोई विशेष क्षेत्र हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग ऐसी नीतियां अपनाई जिससे तमिल समुदाय के हितों की उपेक्षा हुई, यानी कि उनके हितों की एक तरह से समझिए कि हिनाई हुई। ये लोग निम्नतम हो गए, ये कम हो गए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट को समझते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद होता है ना, राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम। बहुसंख्यकवाद, अधिक संख्या से प्रेम, यानी कि यहां पे समझिए प्यारे जी कह रहा है कि बहुसंख्यकवाद वह विचार है जिसमें बहुसंख्यक समुदाय अपनी संख्या के आधार पर शासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। ये लोग कहते हैं, जो लोग अधिक होते हैं ना, ये लोग कहते हैं हम लोग अधिक है, राज्य पर हमारा कब्जा होना चाहिए, राज्य पर मेरा कब्जा होना चाहिए, राज्य पर किसी दूसरे का कब्जा नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की उपेक्षा करता है, और जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की, उनकी उनकी शासन की उपेक्षा करता है, और कहता है कि आपका वश नहीं चलेगा, ये अल्पसंख्यक, आपकी संख्या कम है, हम लोगों का संख्या अधिक है, इसलिए हम लोग का वश चलेगा, हम लोग का शासन चलेगा, शासन चलेगा, आपका शासन नहीं चलेगा। जैसे श्रीलंका में देखा जाए तो सिंहली को आधिकारिक भाषा बनाया गया। क्यों? क्योंकि सिंहली लोग अधिक थे। बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण दिया गया। तमिलों के साथ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई गई। तमिल लोग कम थे। यहाँ पे देखिए ना, अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो SC ST वाले ज्यादा है, लेकिन सरकार उन्हीं को देखिए आरक्षण भी दे रही है, उन्हीं को छूट भी दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाति धर्म नहीं देखना है, यहाँ पे संख्या देखना है। क्यों? क्योंकि SC ST वाले बहुसंख्यक है और स्वर्ण वाले क्या है? अल्पसंख्यक है, इसलिए उनको छूट दिया जाता है। और नहीं तो अभी स्वर्ण वाले अगर अधिक होते ना, तो स्वर्ण वाले को ही छूट दिया जाता और कम नंबर पे इसी को जॉब दिया जाता। ठीक है, लेकिन अभी SC ST वाले ज्यादा है, क्योंकि सरकार को क्या चाहिए? वोट चाहिए, वोट। और इसी वोट के लिए क्या करती है सरकार कि बहुसंख्यक को आरक्षण देती है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ ये तो अपनाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, श्रीलंका में संघर्ष। अब श्रीलंका में संघर्ष किस बात की भाई? तो आइए यहाँ पे आपको समझाते हैं कि तमिल समुदाय ने समान अधिकार और सत्ता में उचित भागीदारी की मांग कर दी। इन लोगों को विशेष अधिकार नहीं मिल रहा था, तमिल वालों को, क्योंकि ये लोग अल्पसंख्यक थे। और वहां पे बहुसंख्यक कौन थे? तो वहां पे सिंहली लोग बहुसंख्यक थे। अब भेदभाव बढ़ाने के कारण असंतोष का भावना था, संघर्ष का भावना, हिंसा का भावना और गृह युद्ध का भावना उत्पन्न हो गया। ठीक है ना, अब ये जो है असंतोष से बढ़ते बढ़ते संघर्ष पे गया, और संघर्ष से हिंसात्मक रूप में ये लोग उतर गए, और हिंसात्मक रूप में उतरने के बाद होता है लास्ट में गृह युद्ध। भयानक गृह युद्ध होता है। किसमें? तमिल वालों में और सिंहली वालों में, तमिल भाषी और सिंहली भाषी में। उसके बाद यहाँ पर होता है क्या? इसकी स्थिति जैसे उत्पन्न होती है, इसका परिणाम क्या होता है कि श्रीलंका की सामाजिक एकता और राजनीतिक स्थिरता को भारी नुकसान पहुंचा देते हैं। ये युद्ध क्या करते हैं कि श्रीलंका की सामाजिक एकता और राजनीतिक स्थिरता को भारी नुकसान पहुंचा। अब उसके बाद क्या होता है? परिणाम तो समझ लिए। और अब यहाँ पे होता है, हाँ, भारी नुकसान पहुंचा देते हैं, मतलब कि लास्ट पॉइंट हम लोग का लगभग यही था। और सवाल कैसे पूछता है आपके परीक्षा में? तो पूछता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। चलिए अब बताओ आप,
सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? ये वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी के दो प्रमुख कारण है। सबसे पहले सावधानीपूर्ण कारण और नैतिक कारण। तो कह रहा है कि दोनों कारण लोकतांत्रिक शासन में सत्ता की साझेदारी को महत्वपूर्ण बनाते हैं। सत्ता की साझेदारी को महत्वपूर्ण बनाते हैं। और अगला सवाल यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि सावधानी पूर्ण कारण क्या है? सावधानी पूर्ण कारण क्या है? तो कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी से। चलिए सत्ता की साझेदारी से हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर कि सामाजिक संघर्ष कम होता है। क्या होता है? सावधानी पूर्ण कारण क्या है कि सामाजिक संघर्ष कम होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि राजनीतिक अस्थिरता कम होती है। तीसरा पॉइंट है हिंसा और टकराव की संभावना घटती है। और चौथा कारण है कि देश की एकता और अखंडता मजबूत होती है। पहला कारण हमने आपको बताया सावधानी पूर्ण कारण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था सावधानी पूर्ण कारण पहला का आपको बता दिए। उसके बाद हम देखेंगे नैतिक कारण। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं नैतिक कारण क्या है। तो नैतिक कारण यहाँ पे ये है कि लोकतंत्र की मूल भावना है कि जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार मिले, इसलिए सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक सत्ता में साझेदारी सभी समाज के वर्गों का बराबर नहीं होगा, सभी समाज के लोगों का एकता जो है टूट जाएगा और राष्ट्रवाद की भावना खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आगे पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है कि मुख्य बात यह है कि सत्ता की साझेदारी केवल व्यवहारिक आवश्यकता नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सिद्धांत भी है। लोकतंत्र अगर बना के रखना है तो सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चे, ये जो है बिल्कुल जरूरी है कि सत्ता में साझेदारी अगर हो तभी लोकतंत्र की रचना की जा सकती है, अर्थात नहीं की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं बच्चे मेरे यहाँ पे। तो नैतिक कारण, ये कारण लगभग हमने मुख्य रूप से यहाँ पे बता दिया। तो ये क्लास लगभग ज्यादा नहीं है, ये पूरा का पूरा चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है बच्चे। तो सारा का सारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा दूं। आपसे सवाल पूछेगा सत्ता में साझेदारी क्या है, आप लोग ऐसे बताओगे। ये सारा पॉइंट को रटना है और लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि सत्ता की साझेदारी के प्रमुख रूप क्या क्या है। तो आप लोग यहाँ पे कहोगे कि प्रमुख इसका रूप है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझेदारी, सत्ता के विभिन्न स्तरों के बीच साझेदारी, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साझेदारी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सारा का सारा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं और लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आज के लिए प्यारे बच्चे सभी लोगों को ये अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमसे हमेशा के लिए जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले कोई भी वीडियो आप ही के पास पहुंचे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक ले टाटा, गुड बाय।